स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाएंगे मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 10 से 12 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो सभी का मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और साथ साथ में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब हुआ जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में कितना तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अगर पानी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर तैरेगी तो उसको क्या बोलेंगे, धारा के अनुकूल। और धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ कि मान लीजिए धारा अगर इस दिशा में बह रही है और आप इस दिशा में तैरेंगे, उसके विपरीत तैरेंगे, तो उसको बोला जाता है प्रतिकूल। तो देखिए उसी के बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुकूल तैरती है ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर। जाहिर सी बात है कि धारा के अनुकूल तैरेगी तो ज्यादा तैरेगी वो, क्योंकि अपना जोर तो लगाएगी, साथ साथ में पानी भी उसको धक्का देगी। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा तैरेगी। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है, मात्र 4 घंटे तैर सकती है। इसका कारण क्या रहा होगा, 4 किलोमीटर तैरने का। 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है, इसका कारण क्या रहा होगा इतना कम तैरने का। क्योंकि जब वो धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी, मान लीजिए धारा इस दिशा में चल रही है और आप इसके विपरीत इधर तैरिएगा, तो क्या करेगा, आपको धारा जो है ना वो धक्का मारेगी, तो इसकी वजह से कम तैर सकती है। तो पूछा गया लास्ट में उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। अच्छा, और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल यहाँ पर ज्ञात करने बोला गया है, तथा साथ में धारा की चाल मतलब पानी की चाल, पानी किस स्पीड से बह रही है, दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं इसको। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना ऋतु की शांत जल में चाल, अगर पानी स्थिर है तो उस चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए चलिए अब क्या बोला है यहाँ पर। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से क्या बोला गया है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो देखिए शांत जल में क्या चाल माने, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के पहले अनुकूल चाल लिखिए। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, ऋतु का धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, ऋतु का चाल धारा के अनुकूल दिशा में। एक तो ऋतु का चाल है शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा, साथ में धारा का चाल माने y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो धारा के अनुकूल चलेगी, धारा के अनुकूल चलने का मतलब है कि जब वो धारा की दिशा में तैरेगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि वो जब धारा के प्रतिकूल चलेगी, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में चलेगी, तो विपरीत दिशा में चलने से क्या होगा कि उसके चाल में धारा का चाल घटेगा, वो रह जाएगा उसका चाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए इसको पढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, इस लाइन को पढ़िए। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, किस दिशा में, अनुकूल दिशा में। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैरती है। अच्छा, तो धारा की दिशा में तैरती है 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना तैरती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में वो तैरती है 20 किलोमीटर। और धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल चाल क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लिखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, और धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करती है वो, 20 किलोमीटर। कितने समय में, 2 घंटे में, तो बटा 2 कर देंगे। देखिए धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई बराबर दूरी कितना, 20 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में। तो ये हो गया, 2 से कटेगा यहाँ पर 20, 10 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण बनाने के लिए देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा कंडीशन, दूसरा यहाँ पर बोला गया है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है।
देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर धारा की प्रतिकूल चाल यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल बराबर चाल एक्स माइनस वाई। दूरी, दूरी कितना तय करती है, 4 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 से कटेगा आपका 4 2 बार में, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। किसका मान निकल जाएगा आपका, शांत चल में चाल निकल जाएगा और धारा की चाल निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, दोनों समीकरण को एक साथ लिखिए और दोनों को सॉल्व कीजिए। पहला समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण है एक्स माइनस, पहला समीकरण प्लस है, सॉरी प्लस है, दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस और प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये एक्स एक्स कट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, वाई प्लस वाई 2y, और यहाँ घटेगा, 10 में 2 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और y किसके चाल को माने थे, धारा की चाल को, तो धारा का चाल क्या निकल गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण फर्स्ट में अब y का मान रखिए, आपका x का मान निकल के आएगा, और वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका शांत जल में ऋतु की चाल, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर x प्लस 4, y की जगह 4 यहाँ पर मान पुट करेंगे क्योंकि x y का मान 4 निकल के आया। x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया शांत जल में ऋतु की चाल, ठीक है। और यही दोनों बात पूछा भी गया था, तो निकल गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन आपको इसको समझना है, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है, और 2021 में ये भिन्न वाला सवाल पूछा गया था। क्या बोला गया, सवाल पढ़िए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया, क्या पूछा गया है, भिन्न पूछा गया है। और भिन्न आपको पता होगा भिन्न होता क्या है, भिन्न होता है आपका अंश बटे हर, ठीक है। भिन्न क्या होता है आपका, अंश बटे हर, ये होता है भिन्न, है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, अंश और हर का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना अंश बराबर x, अंश को x मान लेंगे, माना अंश बराबर x, और हर को मान लेंगे y, मान लिया। अंश और हर को x और y मानेंगे तो अपना भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न हो जाएगा x बटे y, ये हो जाएगा ना। अगर अंश और हर को x और y मानेंगे तो भिन्न अपना हो जाएगा x बटा y, हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में आपका बोला गया है कि भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है, ये 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या करेंगे, अंश में बोला जा रहा है कि 1 घटाने, तो चलिए अंश यहाँ पर क्या है, x है, x में 1 घटाते हैं, और हर में कुछ नहीं बोला गया तो हर को जैसा का तैसा रहने देंगे। और ये किसके बराबर हो जाती है, भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है, तो बराबर करेंगे 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे x को, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 गुना -1, तो -3 बराबर का इधर y गुना 1, तो y। और देखिए क्या करेंगे, चर वाले पद को एक तरफ ला लेंगे, इस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y, और ये -3 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण प्राप्त निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे केस को पढ़ेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बोला गया है, वह 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, जब हर में आप 8 जोड़ देंगे तो अपना भिन्न क्या है, x बटा y। तो इस बार अंश में कुछ नहीं करने बोला है, इस बार अंश को जैसा का तैसा छोड़ देंगे, हर में बोला है 8 जोड़ने, तो y प्लस 8 करते हैं, कितना हो जाती है इस बार भिन्न, 1/4 हो जाती है ना, ये लिखा है ना यहाँ पर 1/4 हो जाती है, तो बराबर 1/4 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा समीकरण मिलेगा। कैसे करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्ट गुना कर देंगे इसको, x गुना 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, y प्लस 8 गुना 1 करेंगे तो y प्लस 8 मिलेगा, मिलेगा ना। देखिए इस y को इधर ला लीजिए तो हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई बराबर, इधर क्या बचेगा आपका 8, ये आपका क्या मिल गया, दूसरा समीकरण आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इसी दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक इस वाले समीकरण को और ये इस दूसरे समीकरण को।
तो क्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू मान प्राप्त हो जाएगा, और जिससे हम भिन्न को बड़े आराम से बता देंगे कि ये क्या है भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखिए एक साथ। ये आपका पहला समीकरण 4x माइनस वाई बराबर 8, ये है आपका दूसरा समीकरण। दोनों को सॉल्व कीजिए विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पर y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो क्या करेंगे, बस साइन चेंज करेंगे और कटाएंगे, तो y से y कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस x, और यहाँ 3 और प्लस माइनस 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 5। ये माइनस से माइनस कटेगा, तो x का मान क्या निकल गया 5। x किसको माने थे, अंश को, अंश क्या निकल गया 5। हर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखिए 3, अच्छा x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3। 3 बचे क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, और 15 आके इधर माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस वाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 12। तो देखिए माइनस से माइनस कटा, तो y का वैल्यू क्या निकल गया 12। ठीक है, देखिए कहीं गलती तो नहीं है, 12। तो y किसको माने थे, हर को, तो अपना भिन्न क्या हो गया, अब भिन्न हो गया यहाँ पर 5/12। ठीक है, ये निकल गया भिन्न का मान। आ गया समझ में। चलिए तो फिर इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को भी, इस टाइप के सवाल को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना और करना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो पीछे से प्ले करके देखिए। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक टेस्ट दिया यश, इसमें इसको कितना अंक मिला, अर्जित किए मतलब इसको मिला 40 नंबर। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिला। अच्छा, यश जितने भी सही उत्तर देता है उसको कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, 3 नंबर। अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर के उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर वो यश गलत जवाब देता है तो उसके 1 नंबर क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन यहाँ तक। यहाँ से देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर के 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्नों का संख्या पूछा गया है कि यश जो यहाँ पर टेस्ट दिया यश ने, वो कितने प्रश्नों का टेस्ट था, ये पूछा गया है। और इसमें 2 कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। एक तो पहला बोला गया कि 40 नंबर उसको प्राप्त हो रहा है जब उसको सही जवाब का 3 नंबर मिलता है और गलत जवाब का उसको 1 अंक उसका कट जाता है। और दूसरा यहाँ पर कंडीशन ऐसा बोला गया है कि 4 अंक मिलते हैं उसके सही के और 2 अंक उसके कटते हैं गलत जवाब के, तब उसके कितने अंक अर्जित हो जाते हैं, यहाँ पर 50 अंक। और लास्ट में क्या पूछा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना यश द्वारा दिए गए सही जवाब x मान लेंगे, सही जवाब x। इसके बाद मानिए यश द्वारा दिए गए गलत जवाब, इसको मान लेंगे y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से 40 अंक प्राप्त होता है जब प्रत्येक सही के 3 अंक मिलते हैं और सही जवाब हम कितना माने x सही जवाब दिया। ठीक है, तो एक सही जवाब के 3 अंक, तो x सही जवाब के 3 गुना x मतलब 3x, और गलत जवाब के उसके कितने अंक कटते हैं, 1 अंक कट जाते हैं, मतलब माइनस हो जाता है 1 अंक। तो y गलत जवाब के कितने अंक घट जाएगा, 1 गुना y मतलब माइनस y बराबर सही जवाब में जब हम गलत जवाब को घटाएंगे तो उसको अंक कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 40, तो बराबर कर देंगे 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि 4 अंक मिलते हैं सही जवाब के, तो एक सही जवाब के 4 अंक, तो x सही जवाब के 4 गुना x अंक, माइनस एक गलत जवाब के 2 अंक कटते हैं, तो y गलत जवाब के कितने अंक कटेंगे, 2y अंक कट जाएंगे उसके। अब बराबर कुल मिला के कटने के बाद उसको कितना नंबर प्राप्त हो रहा है 50, तो बराबर कर देंगे 50। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन ज़्यादा भी टफ नहीं, आसान है। इसको सॉल्व कीजिए अब विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पर y है, या तो आप इसको कटा सकते हैं x वाले को, ऊपर 4 से गुना नीचे 3 से गुना करके, नहीं तो आप y वाले टर्म को कटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए y को कटाते हैं।
तो y को कटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से पहले समीकरण को गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करने पे क्या मिल जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80, 4x माइनस 2y बराबर का 50। ये हो गया। देखिए साइन चेंज कीजिए तो ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 80 में 50 घटेगा, आपका बचेगा 30। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30/2, 2 से कटेगा 30 15 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आया, 15। तो यहाँ पर कितने सही जवाब दिए गए, 15। गलत जवाब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप दोनों में से किसी के ऊपर यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 40, यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल के आया, 15। तो x की जगह पे मान रखेंगे 15 और इसको हल करेंगे, 15 दिया 45, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर क्या हो गया, -5। फिर माइनस से माइनस कटा तो y का मान यहाँ पर क्या निकल गया, 5। ठीक है, तो पता चल गया कि x प्रश्नों के x का वैल्यू यहाँ पर 15 निकल के आ गया, y का वैल्यू यहाँ पर 5 निकल के आ गया। इसका मतलब कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए, कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर कुल प्रश्न हो जाएगा 15 प्रश्नों का सही जवाब प्लस 5 प्रश्नों के गलत जवाब। 15 + 5 20 प्रश्न। कुल कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था और इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कीजिए। हो गया, तो चलिए फिर अगला देखिए, अगला सवाल समझिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल को समझिए, क्या बोला गया यहाँ पर, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब मेन रोड समझ लीजिए, ठीक है, राजमार्ग। मान लीजिए ये एक बिंदु ये A है और इसी राजमार्ग पे एक बिंदु B है। एक स्थान A है और दूसरा स्थान B है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, कितनी दी गई इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है यहाँ पर 100 किलोमीटर। A और B, स्थान A और स्थान B के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, एक कार A से, एक कार है यहाँ पर, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है। एक कार स्थान A पे है, दूसरी कार स्थान B पे है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अच्छा, ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में मतलब अगर B इस तरफ चलेगी तो A भी इधर B की तरफ ही चलेगी, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। और दोनों का चाल बोला गया है कि भिन्न भिन्न है, तो मान लेते हैं कि A का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और B का चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों का चाल क्या बोला गया, भिन्न भिन्न चालों से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है कि एक ही दिशा में चल रही है। जब वो एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, ये दोनों कार मिल जाती है, कार A जो है ना, कार A कार B के साथ मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कार A का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तभी तो इसके साथ जाके मिल जाती है 5 घंटे पश्चात। जब ये कारें 100 किलोमीटर दूरी पे है और A B से मिल जाती है 5 घंटे के बाद, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये वाला जो कार है ना, जो A स्थान पे है, इस कार की चाल जो है ज़्यादा है इस कार के अपेक्षा, और ये कार इसका मतलब स्लो चल रही है, 5 घंटे पश्चात मिल रही है। तो 5 घंटे में कार A द्वारा कितना दूरी तय होगा, देखिए यहाँ पर चाल को x माने और समय मान लिए, समय यहाँ पर 5 घंटा दिया है और इसका भी समय 5 घंटा, क्योंकि 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 1 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, दूरी बराबर क्या होता है आपका
दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4x और समय 5, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर। ठीक है, और इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी आपका हो जाएगा 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 गुना y, मतलब 5y किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी तय करेगा दोनों। देखिए मान लेते हैं कि बी भी इधर जा रही है और एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं आगे बढ़ा के, यहाँ एक बिंदु सी है, एक स्थान सी है, और यहीं पर ए और बी मिल जाती है दोनों, यहीं पर ए और बी क्या होती है, मिल जाती है 5 घंटे पश्चात। तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए इस बात को, बिंदु ए से लेके बिंदु सी तक ये वाला कार चली, ए स्थान वाला कार चली, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय कर ली, ए द्वारा कितना दूरी तय हो गया 5x, कितना दूरी तय हो गया 5x, और बी द्वारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय हो गया बी का यहाँ पर दूरी तय हो गया 5y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से दूरी यहाँ तक चली, तो कितना दूरी चली 5y, और ए यहाँ से चली इस स्थान से, ए स्थान से सी तक चली 5 घंटे तक, तो कितना दूरी तय कर ली 5x। तो ध्यान से समझिए, अगर हम इस पूरे में 5x में ये वाला b से लेके c तक की दूरी को घटा देंगे, तो कौन सी दूरी मिलेगी, ये 100 किलोमीटर मिलेगी ना। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर हम इतना घटा दें, b वाला घटा दें, अगर हम b वाला घटा दें, ये वाला घटा दें, तो ये मिलेगा हमको ये वाला 100 किलोमीटर। तो इसी से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस y बराबर 100, इस 5 से ये 100 कटेगा आपका 20 बार में, x माइनस y बराबर क्या हो गया 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे समझ में, चलिए इसी बात को यहाँ पर समझना था। यहाँ पर दूरी दिया हुआ था ना, दूरी देखिए 100 किलोमीटर दूरी दिया है ना ए और बी के बीच में, तो ए जो है बिंदु ए से ये वाला कार बिंदु सी तक पहुंचती है, स्थान सी तक, और दोनों यहाँ पर मिलती है दोनों कार। तो यहाँ पर कितना दूरी तय हुआ, ए द्वारा बिंदु ए से चली गई कार द्वारा कितना दूरी तय हुआ 5x। तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक सी तक 5x, 5x में 5y घटाएंगे तो क्या मिलेगा 100 किलोमीटर। उसी बात को यहाँ लिखे 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। यहाँ से एक समीकरण मिल गया। ठीक है, और देखिए इस सवाल में एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है यहाँ पर, और दूसरी बुक में है इसके बारे में, इस बुक में यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि जब दोनों एक ही दिशा में ना चलकर विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में चलेगी तो कैसे चलेगी, विपरीत दिशा में चलने का मतलब अगर एक कार आपका इस दिशा में चल रही है तो दूसरी कार इसके उल्टा आएगी, इस तरफ आएगी, है ना। तो सवाल में वही बोला गया है, दूसरा समीकरण बनाने में उसी का यूज होगा जो इस सवाल में नहीं दिया गया है, कि कार ए अगर इधर से चल रही है इधर की तरफ, कार भी इस तरफ को चलेगी, तो इसमें लिखा गया कि वो 1 घंटे के पश्चात मिल जाएगी। जब वो एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे में मिली है, 5 घंटे में मिली है। लेकिन जब वो ऐसा बोला गया सवाल में, जब वो एक ही दिशा में न चलकर विपरीत दिशा में चलती है तो कितने घंटे में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है। और 1 घंटे में उसके द्वारा कितना दूरी तय होगा आपका, ये 100 किलोमीटर। अगर एक कार बिंदु ए पे है, एक कार बिंदु बी पे है, अगर ये विपरीत दिशा में चलेगी, विपरीत मतलब उल्टा, एक कार इधर से तो दूसरे इसके विपरीत आएगी, तो कितना यहाँ पर दूरी तय होगा आपका 100 किलोमीटर दूरी तय होगा ना। और इसके बारे में बोला है कि 1 घंटा में तय करता है, जिस बात को इसमें सवाल में नहीं लिखा गया है, और दूसरे किताब में है इसके बारे में, लेकिन इस बुक में नहीं है। तो आप समझ लीजिए दूसरा इक्वेशन समीकरण बनाने के लिए उसी का यूज होगा कि 1 घंटे में दोनों मिल जाती है। इसका मतलब 1 घंटे में ये इस कार द्वारा कितना दूरी तय होगा, x किलोमीटर, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसका मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर। और इसके द्वारा ये बी बिंदु बी स्थान पे जो कार है उसके द्वारा कितना दूरी तय हुआ 1 घंटे में, y किलोमीटर। और x प्लस y दोनों मिलके कितना दूरी हो गया टोटल, दोनों मिला के 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों मिलके इसी दूरी को तो तय करेगा जब विपरीत दिशा में चलेगा। तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 किलोमीटर। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था ये। अगर आपको समझ में बातें आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको बातें जरूर समझ में आएगी। ठीक है ना। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने के लिए।
चलिए इस दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर ये माइनस वाई है प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 20 और 100 यहाँ पर जुटेगा 120 हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा आपका 120 60 बार में, तो x का मान क्या निकल गया 60, और x माने किसको थे, इस कार की चाल को ना, ये वाले जो स्थान ए पे जो कार थी उसका चाल माने थे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल क्या हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार की चाल निकल के आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए अब एक दूसरी कार है जिसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x के जगह x का मान रखेंगे, y का मान निकल के आ जाएगा। चलिए रखते हैं, x माइनस वाई बराबर 20 है, x का मान निकल के आया 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कटा तो y का मान क्या निकल गया यहाँ पर, y का मान यहाँ पर निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार की क्या चाल निकल गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी के साथ होता है ये सवाल कंप्लीट। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको नोट कीजिए, अच्छा सवाल था ये, समझने वाला सवाल था ये। चलिए तो फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मैंने ये लिया हुआ है वरज गुणन विधि से सॉल्व करने वाला। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है वरज गुणन विधि से, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है सवाल कि समीकरण को वरज गुणन विधि से हल कीजिए, तभी मैंने इस सवाल को लिया जो आपके सिलेबस में है भी। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे वरज गुणन विधि से। वरज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसका अनुपात निकाल के देखेंगे, और इसमें क्या करते हैं, ये जो इधर जो है ना अचर पद, इसको एक तरफ ला लेंगे, इस तरफ ला लेंगे और बराबर के 0 करेंगे। ठीक है ना, वरज गुणन विधि से हल करने से पहले ये जो अचर पद आपका बराबर में लिखा होता है ना, इसको डालेंगे बाईं तरफ, सबको एक ही तरफ कर देंगे और बराबर कैसे 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल के देखते हैं। किसका किसका अनुपात निकालेंगे, a1 बटा a2 का। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा आपका 2 बटा 3, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 2। देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है, इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा, एक अद्वितीय हल निकलेगा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे वरज गुणन विधि। ठीक है, आपको सवाल वरज गुणन विधि से हल करने के लिए अगर दिया जाएगा तो आपको इसी टाइप का सवाल दिया जाएगा कि उसका एक अद्वितीय हल हो। ठीक है ना, तभी वरज गुणन विधि वहां पर अप्लाई होता है। तो चलिए अब वरज गुणन विधि से हल करने के लिए किसका किसका मान चाहिए, ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2। तो वरज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए एक तो आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, फार्मूला अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x y और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 23 12, क्या लिखेंगे यहाँ पर 23 12 लिखेंगे, 23 12। आपको समझ में आ जाएगा 23 12 लिखने का क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फार्मूला याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 23 का मतलब हुआ कि यहाँ पर किसका मान लेंगे हम, b का मान लेंगे। किसका मान लेंगे यहाँ पर हम b का मान लेंगे, b1 b2 का मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 का मतलब हुआ कि c1 c2 का मान लेंगे, 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर a1 a2 का मान लेंगे, और यहाँ पर 2 का मतलब हुआ b1 b2 का मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए लीजिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर 2 लिखे हैं, 2 का मतलब समझिए आप यहाँ पर b1 b2 का मान लेना है, तो b1 क्या है आपका 1, b2 क्या है आपका 2, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है 3 है, 3 का मतलब c1 c2 का मान लेंगे, तो c1 क्या है आपका -5, c2 क्या है आपका -8। 1 का मतलब यहाँ पर हुआ कि a1 और a2 का मान लेंगे, तो a1 क्या है आपका 2, a2 क्या है 3, यहाँ 2 है ना, 2 लिखे हैं ना, 2 का मतलब है कि b1 b2 का मान, b1 b2 इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, पहले इसका गुना 1 का गुना -8 के साथ करेंगे, फिर इस 2 का गुना -5 के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, -3 का गुना -5 का गुना 3 के साथ और -8 का गुना 2 के साथ। आप ऐसे तीर बना लीजिए, 2 का गुना इस 2 के साथ, 3 का गुना 1 के साथ। वरज गुणन विधि का
एक आध दो सवाल आपको और प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। और आपको ये 23-12 वाला बात याद रखना है, इससे आपको वरज गुणन विधि वाला फॉर्मूला याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए अब इतना कर ली, ऐसे आपको तीर बना लेना है जिससे आपको गुना करने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, गुना करके इसको साथ साथ में यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे। तो गुना करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स है ना, एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे एक्स। अब बेटे नीचे देखिए क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ पर करेंगे सबसे पहले गुना करेंगे। तो गुना करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 गुना -8, तो -8 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ किसका साइन लगेगा, यहाँ लगेगा आपका माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुना -5, तो -10, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ बराबर होगा, यहाँ क्या है आपका y है, तो यहाँ y लिखेंगे। सबसे पहले इस -5 का गुना 3 के साथ, तो -5 गुना 3 -15, फिर यहाँ माइनस का साइन होगा। उसके बाद देखिए -8 गुना 2, तो -16, फिर बराबर, फिर यहाँ पर क्या है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1। 2 का गुना 2 के साथ, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4, -3 का गुना 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इतना हो गया। इतना अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए, x बटे -8, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है -15, इसका भी ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बटे 10 में 8 घटेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 में 15 घटेगा 1 हो जाएगा, बराबर 1/1। अब यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए इस x को 1/1 के बराबर करेंगे सबसे पहले, तो x/2 बराबर 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x गुना 1 तो x, 2 गुना 1 तो 2, ठीक है। ये x का मान निकल गया। y का मान निकालने के लिए y/1 बराबर 1/1, तो y बराबर आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा 1। आगे समझ में। तो देखिए ये है आपका वरज गुणन विधि से सॉल्व करने का तरीका। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आपका समीकरण ऐसे दिया रहे तो इस अचर पद को एक तरफ ला लेना है। जैसे देखिए 5 को बराबर के इस तरफ बाएं तरफ ला लिए, -5 -8 हो गया। ऐसे करने के बाद इसके बाद यहाँ आपको लिख लेना है 23-12, 23-12 लिखने के बाद ऐसे बीच में लिखना है x y और 1, ठीक है। इस 2 का मतलब है कि यहाँ पर मान लिखेंगे b1 b2 का, इस 3 का मतलब है कि यहाँ मान लिखेंगे c1 c2 का, फिर यहाँ पर 1 है, इस 1 का मतलब है कि यहाँ मान लिखेंगे a1 a2 का, ठीक है। यहाँ इस 2 का मतलब है कि यहाँ मान लिखेंगे b1 b2 का, और कहाँ से लिखेंगे, इस समीकरण से। और b1 b2 a1 a2 c1 c2 इसमें कौन सा, ये तो आपको पता है ही, तो ऐसे मान रख लेंगे। मान रखने के बाद ऐसे यहाँ पर आपको तीर बना लेना है। इस तीर का मतलब है कि इस 1 का गुना इस 8 के साथ, और ऐसे तीर बनाएंगे ऊपर की तरफ, इस 2 का गुना -5 के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी तीर बनाना है, ऐसे यहाँ भी बनाना है। उसके बाद सबसे पहले x लिखना है, x के नीचे ऐसे बटा लगाना है, x बटा फिर 1 गुना -8 ऐसे गुना करके लिख देना है। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देखिए, इसको आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। इस तरह अगर वरज गुणन विधि अगर पूछा जाए सवाल में तो एग्जाम में, तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। एक एपी है, एपी का प्रथम पद है 5, इसका मतलब ए का मान है 5, अंतिम पद है 45, अंतिम पद मतलब ए एन का वैल्यू है आपका 45, योग है आपका 400, योग मतलब एस एन का वैल्यू है आपका 400, ये दिया गया है। पदों की संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया, पदों की संख्या। पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, और पदों की संख्या पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है, सारवंतर पूछा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है ना। तो ए एन का तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 45, तो ए एन की जगह मान रखिए 45 बराबर, ए का मान कितना है 5, तो ए की जगह 5 रखिए, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, -1 × d। अब इस 5 को इस तरफ लाइए, क्या हो जाएगा 45 - 5 बराबर n - 1 × d। 45 में घटेगा 5 आपका क्या हो जाएगा 40,
बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या कीजिए, आगे किसका मान दिया है, और आपको यहाँ पर मान दिया है Sn का। तो Sn का फॉर्मूला लिखिए और उसमें यहाँ पर जो जो दिया है उसका मान पुट कीजिए। तो क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। देखिए यहाँ पर Sn का तो मान दिया है आपका 400, तो Sn की जगह रखिए यहाँ पर 400। n का मान निकालना है, a का मान दिया है कितना, 5 दिया है, गुना 5 करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n माइनस 1 इंटू डी कितना मान निकाले यहाँ पर 40, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पर मान रखिए 40। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 का गुना इस 400 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 800 बराबर n इंटू अंदर में 5 दूनी 10 प्लस 40। आ रहा है समझ में, आसान है, आसान है ये भी क्वेश्चन। n इंटू 40 प्लस 10 50, तो कितना n हो जाएगा यहाँ पर 50 n हो जाएगा, 50 n। इस 50 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 800/50 बराबर n। ये 50 से कटेगा आपका 800 कितने बार में, 16 बार में। ठीक है, तो n का मान क्या निकल गया यहाँ पर 16, n का मान यहाँ से निकल गया आपका 16। इसका मतलब ये हो गया कि पदों की संख्या कितनी है, 16 है। अब किसका मान यहाँ पर पूछा गया है, d का मान पूछा गया है, तो d का मान भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। रखते हैं 16, यहाँ पर लिखेंगे n का मान 1 में रखने पर, n का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 40 बराबर n माइनस n का मान रखते हैं यहाँ पर 16 इंटू डी। 40 बराबर 16 में 1 घटा आपका क्या हो जाएगा 15d, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। 40/15 किससे कटेगा, 5 8 40, 5 3 15, d बराबर हो जाएगा आपका 8/3। 8/3 का मतलब है आपका 8/3 का आपका हो जाएगा एक बार में, फिर दशमलव और 6, तो d का मान निकल के आ गया आपका 1.6। ठीक है, हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। अच्छा देखिए इस बार क्या पूछा है कि पहला पद का मान दिया है, एपी का सवाल है, ध्यान से समझिए। 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टाइम ये 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, और हो सकता है कि 5 नंबर में अगर बड़ा सवाल है तो पूछ सकता है। ए का मान दिया है 17, देखिए यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है। क्रमशः अगर ऐसे लिखे इसका मतलब जो पहले लिखा है उसका मान ये है, अंतिम बाद में लिखा और के बाद अंतिम लिखा है तो ये होगा आपका अंतिम पद। तो ए का मान 17, अंतिम पद मतलब ए एन का मान कितना है यहाँ पर 350, सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी, डी कितना दिया है 9 दिया है। क्या क्या निकालना है, कितने पद है, कितने पद है मतलब एन का वैल्यू निकालना है, एन निकालना है और क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब एस एन निकालना है, ये 2 चीज निकालना है ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन दिया है आपका 350, देखिए यहाँ पर अंतिम पद 350 है ना, तो जो अंतिम पद है वो एन होता है। ठीक है, ए एन। ए दिया है आपका 17, प्रथम पद 17, एन का मान यहाँ से निकालना है, डी का मान यहाँ पर दिया है 9, सार्वंतर आपका 9 दिया है, तो क्या होगा ये 17 इधर आके घटेगा आपका 350 में, तो 350 घटाओ 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 10 में 7 जाएगा आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर 4 में 1 जाएगा आपका हो जाएगा 3, 333। 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए 9 इधर गुना में है, n माइनस 1 के साथ इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 333 बटे का 9 बराबर n माइनस 1। 9 से भाग करेंगे इसको, 333 में 9 3 27 3 बार में, फिर
27, 33 में 27 घटेगा आपका हो जाएगा 6, और इधर 3 उतरेगा 63, तो 9 7 63, तो 37 आ गया आपका। 37 बराबर n-1, तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ये -1 उधर जाके 37 में जुटेगा तो आपका हो जाएगा 38, तो n निकल गया आपका 38। इसका मतलब पदों की संख्या कितना निकल गया आपका 38, 38 निकल गया। अब Sn का मान पूछा है, जो योग पूछा है, योग निकालने के लिए किसका किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए दिया हुआ है पहले से, n का मान चाहिए अभी निकल गया n का मान, d का मान चाहिए दिया हुआ है। चलिए फिर निकालते हैं योग। योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान निकला कितना 38, यानी कि 38 38/2 इंटू 2 इंटू a का मान यहाँ पर क्या है 17 प्लस n निकाले अभी 38 माइनस 1 इंटू डी का मान 9 है, तो गुना 9 कर देंगे। 38 कटेगा आपका 2 से 19 बार में, 19, 2 गुना 17 क्या हो जाएगा आपका 34 प्लस 38 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा 37, और गुना में क्या है 9। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 19 अंदर में आपका 34 है, 37 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 7 63 3 बाकी 6 9 27 33, ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 19 गुना 34 और 333 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 3 7 3 3 6 367, 19 और 367 को गुना कीजिए, Sn का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया सवाल। इस तरीका कैसे कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या निकालें, हम n का मान निकालें, उसके बाद Sn का मान निकालिए, क्योंकि हमको पता है कि Sn का मान निकालने के लिए हमको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो d तो दिया हुआ था, a भी दिया हुआ था, n नहीं दिया हुआ था। सबसे पहले हम क्या किए n निकाले। n किस फॉर्मूले से निकालेंगे, an के फॉर्मूले से। ठीक है, आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए तो फिर कीजिए, इसको कैसे करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, वर्गों का अंतर है 180। तो मान लेंगे, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये है ना। तो मानेंगे माना बड़ी संख्या x मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर x मानिए, और छोटी संख्या को y मान लीजिए, छोटी संख्या y मान लीजिए। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और दोनों के वर्गों का अंतर कितना है आपका 180 है। तो यहां लिखिए अब प्रश्न से, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब दोनों संख्या का वर्ग कीजिए, और अंतर कितना है 180, तो बराबर 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब दोनों संख्या के को वर्ग करके घटा के कितना आ रहा है आपका 180। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अच्छा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या माने हैं, y माने हैं, तो y का वर्ग क्या हो जाएगा आपको y स्क्वायर। y स्क्वायर क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8x कर लेंगे। बड़ी संख्या x माने है ना, तो x का 8 गुना 8x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करिए क्या, y स्क्वायर की जगह, ये y स्क्वायर की जगह क्या मान रखिए 8x, क्योंकि y स्क्वायर बराबर यहाँ 8x आया ना 8x, तो y स्क्वायर की जगह मान क्या रखेंगे 8x। तो देखिए यहाँ पर y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x बराबर 180, ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिए मान 8x। कीजिए इसको सॉल्व, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे,
180 को इधर लाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा आपका। तो चलिए अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चलिए गुणनखंड विधि से कर लीजिए, या तो सूत्र की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं क्या है, एक गुना 180 तो क्या हो जाएगा आपका 180। अब इस 180 का ऐसा दो गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए, और गुना करने पे 180। तो कौन कौन सा लेंगे? इसका दो ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, -8 आ जाए, और गुना करने पे 180 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड कौन सा लेंगे? इसके लिए करेंगे क्या, इसका सबसे पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे। इस 180 का आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 180 का आवाज गुणनखंड चलिए निकालते हैं। 180 2 9 18, 2 से 45, 5 9 45, यहाँ लगा 3 3 9, तो ये नहीं होगा। हाँ देखिए, ये देखिए 3 3 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, ये यहाँ पर 18 लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे एक गुणनखंड लेंगे 18 और एक लेंगे 10, तो -18 प्लस 10 करेंगे तो -8 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस दोनों में गुणन क्या आ जाएगा कॉमन, x कॉमन आएगा, x -18 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 10 कॉमन आएगा, तो आ जाएगा x -18 बराबर 0। x प्लस 10 इंटू x -18, एक x का मान निकलेगा आपका -10 और x का मान दूसरा मान निकलेगा आपका 18, x का मान निकल जाएगा आपका 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x किसको माने थे, x माने थे बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या क्या निकल गया 18, बड़ी संख्या क्या निकल गया आपका 18। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह 18 पुट करेंगे तो आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं छोटी संख्या। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 8 44 से हो जाएगा, और अंडर रूट करेंगे इसका तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा आपका। तो छोटी संख्या क्या निकल गया आपका 12, बड़ी संख्या 18। तो x का मान हम कौन सा लेंगे इसमें, प्लस वाला, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस वाला लेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि वर्गों का अंतर 180 है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 18 गुना 18 हो जाएगा आपका 324 और 144 सॉरी, 4 में 4 जाएगा 0, 12 में 4 जाएगा 8, 180। देखिए चेक भी हो गया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कितने सवाल करवाए, 8 सवाल मैंने आपको करवाए, इतने का प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आपको करवाएंगे कल। ठीक है।